मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट को फॉलो करता है, जिसके अंदर हमने कल बात करी थी। हमारी 3 एक्टिविटीज़ आती हैं। पहली ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग और थर्ड हमारी होती है फाइनेंसिंग। तो जब भी आप क्वेश्चन करें उस अकॉर्डिंग अपने पास में सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के बाद में सबसे पहले आप जो है इन तीनों एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस वे में लिख लें। कैसे लिखना है? सबसे पहले आप ए पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा मार्जिन आपको छोड़ना है, क्योंकि ऑपरेटिंग में हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। देन आप बी हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। और लास्ट आप सी डालेंगे और लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये सब कुछ करने से पहले अब जब हम लोग कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि कौन सी चीज़ किस में जानी चाहिए। ठीक है, जैसे शेयर्स है तो शेयर्स को किस एक्टिविटी के अंदर हम क्लासीफाई करेंगे, इसके बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया भी था। कल मैंने आपको तीनों एक्टिविटीज़ का वर्किंग भी बताया था कि कौन सी एक्टिविटी क्या रोल परफॉर्म करती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है या उस वीडियो को आपने मिस किया है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, तब फॉर्मेट का वीडियो आप देखिए, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले लिख लेना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, ये एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं कि हम अपने बिजनेस के अंदर क्या काम करेंगे। ठीक है, जो पैसे हमारे पास आए हैं, जो हमने फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं, उसके बाद में हम अपने बिजनेस के अंदर ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ को किस तरह से परफॉर्म करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें जाती हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं, हम अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा? आप लोगों को याद होगा जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था तो उसमें हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते थे। राइट, अब हमें क्या करना है, हमें उसी नेट प्रॉफिट को यहाँ पर उठा करके लिखना है। लेकिन आपको कौन सा प्रॉफिट लिखना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नोट नंबर दिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले देख लेते हैं कि क्या करना होगा हमको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से देखना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट करंट ईयर का लेना होगा। जैसे मान लीजिए आपको 2016 का एक नेट प्रॉफिट दिया है और आपको 2017 का एक नेट प्रॉफिट दिया है। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट समझा रही हूँ, इसलिए वैल्यूज़ अभी नहीं ले रहे हैं, वैल्यूज़ हम कल से लेंगे। तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर लेना, तो आप कौन सा प्रॉफिट लेंगे? 2017 का। क्लियर है? 2 ईयर का डेटा आपको दिया होगा, 2 ईयर के डेटा के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर काम करना होगा। अगर आपको 1 साल का डेटा दिया है तो हम लोग उस तरह से काम करेंगे। तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे सबसे पहले, जो भी कैलकुलेशन होगी वो उसी के साथ में होगी। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है और कुछ चीज़ों को लेस करना होता है। प्रॉफिट में आप क्या क्या चीज़ों को ऐड करेंगे? सबसे पहले आप ऐड करते हैं रिज़र्व, जनरल रिज़र्व में जो अमाउंट जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको 2 ईयर का जो है जनरल रिज़र्व दिया हुआ है, 2016 का आपको दिया हुआ है 2000 और 2017 का आपको दिया हुआ है 1000। तो 2000 1000 आप माइनस करेंगे, आपका जनरल रिज़र्व डिडक्ट करके कितना आया? 1000। आप इस 1000 जनरल रिज़र्व को इसमें नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। डन, क्लियर है? तो जनरल रिज़र्व किसी और कैटेगरी में नहीं जाएगा, जनरल रिज़र्व सिर्फ कब जाएगा? आपका नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय। सबसे पहली बात, सबसे अहम बात, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है? प्रपोज डिविडेंड लेना है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अगर कोई प्रपोज डिविडेंड आपको दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का आप लेंगे, मतलब कि अगर आपको 2016 दिया है, 2017 दिया है, तो आप प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेंगे? 2016 का। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करेंगे? इंटरीम डिविडेंड, मतलब जितने टाइप के डिविडेंड्स होते हैं वो सारे इसमें जाते हैं। डिविडेंड क्या होते हैं? जो हम शेयर्स पर देते हैं। अभी अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी आपने शेयर्स चैप्टर नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बट आप ये याद रखिए कि जो भी हम डिविडेंड लेते हैं उसको हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय लेंगे, उसमें भी आपका प्रपोज डिविडेंड और इंटरीम डिविडेंड ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इंटरीम डिविडेंड आप कौन सा लेंगे? जो आपका करंट ईयर का है। क्या लिखा है इसमें? इंटरीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर जो आपका फिलहाल में साल चल रहा है, आप उसका इंटरीम डिविडेंड ऐड कर देंगे। राइट,
अच्छा, दूसरी चीज़ बाकी हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, जितना भी आपने टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बना करके रखा हुआ है, वो जो करंट ईयर का है सिर्फ आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो कौन सी तीन चीज़ें हो गई, एक बार अपने आप से रिवाइज करेंगे। कौन सी तीन चीज़ें हो गई, एक प्रपोज डिविडेंड हो गया, कौन सा प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का। इंटरिम डिविडेंड जो आपने करंट ईयर में पे करना है ड्यूरिंग द ईयर, और प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर जो है। ठीक है, ये दोनों सारी तीनों चीज़ों को आप ऐड करेंगे। और बेसिकली हमको नेट प्रॉफिट के लिए सबसे अहम चीज़ जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व भी नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय ही जाता है। अब इसमें हम लेस क्या क्या करते हैं, अगर कोई रिफंड हुआ है, वैसे तो बहुत रेयर होता है कि ये क्वेश्चन में दिया हो, लेकिन अगर कोई टाइप का रिफंड हुआ है टैक्सेशन का, टैक्स अगर आपको कोई वापस हुआ है तो उस टैक्स को आप लेस कर देंगे, रिफंड वैल्यू। ठीक है, देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डन। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। इसके बाद में आपको सबसे पहली चीज़ क्या मिल गई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसका अमाउंट के फर्स्ट कॉलम में आप वैल्यू को लिखेंगे। नेक्स्ट हमें हेडिंग पुट करनी है। अब ये इसमें थोड़ा सा आपको जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद होने लगेगा। हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जितनी चीज़ें हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय डिडक्ट करी थी, जैसे कि डेप्रीशिएशन अगर आप लें, ठीक है, बैंक लोन पर आप इंटरेस्ट लें या बैंक ओवरड्राफ्ट पर आप इंटरेस्ट लें, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लें, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, जब पीएल अकाउंट बनाते हैं तो हम ये सारी चीज़ों को डिडक्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम्स है, इनकी कोई कैश में वैल्यू फिलहाल में नहीं है, अभी तक हमने इनका कैश में पेमेंट नहीं किया, तो अब आप क्या करेंगे, इनको वापस से ऐड करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्या क्या हमको इसमें जो है ऐड करना होता है, सबसे पहली चीज़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ। गुडविल, गुडविल की भी वैल्यू आपकी नॉन कैश आइटम है, इसलिए गुडविल अगर राइट ऑफ हो रही है, राइट ऑफ मतलब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तब भी आप गुडविल को यहाँ पर लेंगे, कंपेयर करेंगे 2 ईयर का डेटा। इंटरेस्ट पेड, ये हम डिडक्ट करते थे पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते समय, है ना। तो अब आपको वापस क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपको फिक्स एसेट पे कोई लॉस हुआ है सेल करते समय तो वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर आपके डाउटफुल डेब्ट्स के प्रोविजन में किसी टाइप का कोई भी इंक्रीमेंट हुआ है देन यू हैव टू ऐड दैट। मतलब एक तरह से अगर आपको इसको याद रखना है तो याद रखने का तरीका ये होता है कि फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स लायबिलिटी और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से हट करके जो भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को हमको वापस से अपने नेट प्रॉफिट में ऐड करना होता है। अब इन चीज़ों में क्या क्या नहीं है, सैलरी, रेंट, ये सब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैश आइटम्स है। आपको कौन सी वैल्यूज़ को लिखना है, सिर्फ नॉन कैश वैल्यूज़ को लिखना है। क्लियर, थोड़ा सा समझ में ये बातें आ रही होंगी, बाकी आप पढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आएगी आप हमसे पूछते जाएंगे। अब क्योंकि हम सारे टाइप के ये हमारे क्या थे, एक्सपेंसेस थे जो अभी तक हमने किए नहीं है, हमें करने हैं। ठीक है, अभी हमने नहीं किए, हमें करने हैं, तो ये अभी हमारे लिए नॉन कैश आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। अब अगर आप एक्सपेंसेस को, नॉन कैश एक्सपेंसेस को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप जो है ऐड कर रहे हैं तो आप नॉन कैश इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपने इंटरेस्ट को रिसीव किया है या आपने डिविडेंड से आपकी इनकम हुई है, आपकी रेंटल इनकम हुई है, ठीक है, अगर आपको सेल करने पे कोई फिक्स एसेट प्रॉफिट हुआ है या आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब सारे इन पॉइंट्स के उल्टे, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे आपके लेस हो जाएंगे। जब भी आप लेस लिखेंगे तो आप किस में लिखेंगे, ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज़ को जो है कैलकुलेट कर लेना है। जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से आप सारे अपने नॉन कैश आइटम्स को ऐड करेंगे और सारी नॉन कैश इनकम्स को लेस करेंगे। देन व्हाट यू गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जब आप एक दो बार लिखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कैसे लिखना है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल जो हमारे बिजनेस के अंदर डेली हमें काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये रेशियो चैप्टर में मैं आपको डिटेल में पढ़ा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कौन सी दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। अब आपको क्या करना है,
अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि जितने भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रहे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, लेकिन ये ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी लॉजिक लगानी है। इस लॉजिक को मैं आपको एक तरह समझा दे रही हूँ, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे दो तरह से हेडिंग बना लीजिए, ठीक है, एक करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपके करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स क्या होते हैं, जो चीज़ें हमारी खुद की होती हैं, मतलब हमने खरीदी होंगी, ठीक है। तो अगर आपके वो करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उन करंट एसेट्स को बेच रहे होंगे। समझ आ रही है? आप उन करंट एसेट्स को बेच रहे होंगे। अगर करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपने उन करंट एसेट्स को ज़रूर सेल कर दिया होगा कि ऐसे तो नहीं उठा करके हमने फेंक दिया है। तो अगर करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है आपके पैसों का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। सिमिलरली अगर हमारे करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है ज़रूर से हम उन करंट एसेट्स को क्या कर रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे। तो अगर आप परचेज कर रहे होंगे तो आपके पास में कैश का इनफ्लो हो रहा होगा कि आउटफ्लो हो रहा होगा, खुद सोचिए। अगर आप करंट एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, आपके करंट एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो आपके कैश का इनफ्लो हो रहा होगा या आउटफ्लो हो रहा होगा, आपके कैश का आउटफ्लो हो रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो इसका मतलब है आप अपनी करंट लायबिलिटीज को, मतलब कि अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करोगे, तो पे ऑफ आप किस में करेंगे, कैश में करेंगे। तो अगर आप पे करेंगे तो आपके पास कैश आएगा कि जाएगा, आपके पास से कैश जाएगा, इसका मतलब है कैश का क्या होगा, आउटफ्लो। अगर आपकी लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी बढ़ रही होंगी तो आपके पास में कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, आप समझिएगा। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब आप लोगों से और पैसे उधार ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं। मेरा मतलब क्वेश्चन का ये है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं कि नहीं। तो अगर आपकी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, आप लोगों से और पैसे ले रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास पैसे आ रहे होंगे। इट मीन्स आपका क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। अब इसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर इसको ट्रीट करना है। आप दोनों ईयर की वैल्यू को जो है कंपेयर करेंगे। अगर आपके करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास में कैश का इनफ्लो हो रहा है। अगर आपके करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। सिमिलरली अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, और अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स ये इनफ्लो ऑफ कैश है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको यहाँ पर ट्रीट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि आपको ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब करंट एसेट्स का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मतलब यहाँ पर भी कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। कैश आ रहा है ना, अगर आप लायबिलिटी ले रहे हैं, आप करंट लायबिलिटी ले रहे हैं, तो आपके पास में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। सिमिलरली इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि हम करंट एसेट्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, इस वजह से हम इसको लेस कर रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश को। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यहाँ पर भी हमने लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, इस वजह से भी हमारा क्या हो रहा है, कैश क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारे पास जा रहा है, इट मीन्स ये आउटफ्लो है। अब इसमें आपको कुछ भी नाम दिए, पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि करंट एसेट्स है या करंट लायबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको प्लस माइनस करना होगा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा। आई थिंक जो मैंने आपको बताया है उसको आप प्लीज़ अपने पास पहले लिख करके रखिए, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जब आप फाइनली वर्किंग कैपिटल चेंजेस का प्रोसेस कर लेंगे तो व्हाट यू गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, आपको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाएगा। अब उसमें फाइनल स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप होगा आप अगर कोई इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी टाइप का इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो इनकम टैक्स को आप क्या कर दीजिएगा, डिडक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये साफ साफ लैंग्वेज में लिखा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स करके, या फिर इनकम टैक्स पेड करके ही लिखा होता है। दोनों केसेस में, दोनों बातों में हमको ये समझना है कि हम इनकम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? जब आप इतना प्रोसेस कर लेंगे देन यू विल फाइनली गेट दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपका आंसर प्लस में आता है देन यू विल राइट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपका आंसर आता है निगेटिव तो आप लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें लिखी हैं, ध्यान से अगर आप देखें, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ब्रैकेट में लिखा है और यूज्ड इन। अगर निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो आप यूज्ड इन लिखेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो आप फ्रॉम लिखेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको अभी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन करनी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन करते वक्त बच्चों एक बात को बहुत ध्यान रखना होगा कि जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करेंगे तो सिर्फ इसमें आपके क्या जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अगर आप बात को समझेंगे, फिक्स एसेट में अगर आप एसेट को परचेज कर रहे हैं, अगर आप एसेट फिक्स एसेट खरीद रहे हैं तो आपके कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, आपके कैश का आउटफ्लो होगा। और अगर वहीं आप उस एसेट्स फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं तो आपके कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा। बस इसी के अकॉर्डिंग हमको इसमें काम करना है। पहले आपको फिक्स एसेट्स आइडेंटिफाई करने हैं और फिर इनफ्लो आउटफ्लो के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। अच्छा, अब एक बात का यहाँ पर और ध्यान रखना है, अगर आप उस फिक्स एसेट से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई इनकम हो रही है, ठीक है, अगर उस फिक्स एसेट से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की इनकम हो रही है तो वो इनकम डिडक्ट होगी। क्यों डिडक्ट होगी? अब जैसे आप घर है आपका, ठीक है, और वो घर आपने रेंट पे दिया है, तो आप अगर रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, ये इनकम हो रही है और सारी की सारी इनकम्स को हम क्या करते हैं, कैश फ्लो में डिडक्ट करते हैं। ठीक है, निगेटिव वैल्यू शो करते हैं। तो जैसे कि रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, इस टाइप की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको भी आप पर जो है परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के साथ में ट्रीट ज़रूर करेंगे। ओके, सेम वे में लास्ट में हमारा इसमें भी आंसर मिलेगा, नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश फ्रॉम कब आएगा, जब पॉजिटिव होगा, यूज तब आएगा जब निगेटिव वैल्यू होगी इन्वेस्टिंग की। नाउ द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग में क्या किया जाता है, जहाँ जहाँ से हम बोरो कर रहे हैं और उन उन पर्सन से जिनसे हम बोरो कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशन जिनसे हम बोरो कर रहे हैं उनको जो हमें रिटर्न देना है उसको भी हम ट्रीट करेंगे। ये हमने आपको कल बताया था। तो बेसिकली कौन कौन से जो है मीडियम्स होते हैं जहाँ से हम चीज़ें लेते हैं, एक तो शेयर्स, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन, वॉट एवर। ठीक है, ओवरड्राफ्ट, सारा कुछ आपका चला जाता है फाइनेंसिंग में, क्योंकि इन सारे मीडियम से आपके पास में पैसे आ रहे होते हैं। एम आई क्लियर? तो आपने क्या करना है, जितने सब सारे मीडियम से आपके पास पैसे आ रहे हैं आप उनको एक सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी आप रिटर्न दे रहे होंगे, लाइक रिटर्न मीन्स आप पेमेंट कर रहे हैं इंटरिम डिविडेंड का, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को, या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या आप जो है प्रपोज डिविडेंड पे कर रहे हैं। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड का एक बात का आपको ध्यान रखना है, प्रपोज डिविडेंड को जब आप कंसिडर करते हैं तो जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे तो हमने क्या पढ़ा कि हम करंट ईयर का लेते थे। सॉरी, जब आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो आपने क्या पढ़ा कि हम प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड ऐड करते थे और वही प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमको यहाँ पर भी माइनस करना है। इसका हमेशा एक एक्टिविटी पे अगर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो दूसरी एक्टिविटी पे इसका नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर आएगा। एक जगह अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं तो दूसरी जगह आप उसको माइनस ज़रूर कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर एक जगह आप ऐड कर रहे होंगे तो दूसरी जगह आप माइनस ज़रूर कर रहे होंगे, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर एक चीज़ को आपने एक जगह ऐड कर दिया दूसरी जगह वो माइनस ज़रूर होगी, और ये कब होता है, जब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है। डन। फिर लास्ट में आपका आंसर आता है नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये भी आपको मिल गया। अब फाइनली हमको क्या करना है, आपको एक लास्ट में इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आंसर मैच करने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ क्या करना होगा। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आंसर आया है उन तीनों आंसर्स की आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर वो निगेटिव में आया तो माइनस कर दीजिएगा, अगर पॉजिटिव में आया, वैसे मान लीजिए इसका आंसर आया है पॉजिटिव, मान लीजिए इसका आंसर आया है 5000, ठीक है, और आपका इन्वेस्टिंग का आया है 3000 और आपका फाइनेंसिंग का आया है 2000। ठीक है, आपका फाइनेंसिंग का आया है 2000, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 10000। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन करनी होगी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये 3000 आपकी निगेटिव वैल्यू दे रहा होता, ठीक है, 3000 हमारी ये निगेटिव वैल्यू दे रहा होता, तो आपका आंसर कितना आया होता, 7000। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि कब आपकी निगेटिव वैल्यू कब पॉजिटिव वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप हमको करना है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, आपको ए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है A+B+C, तीनों एक्टिविटीज़ की वैल्यू को हमको ऐड कर लेना है। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन जब भी दिया होगा तो उसमें आपको कैश या कैश इक्विवेलेंट्स की वैल्यू जरूर दी होगी। अभी आगे क्वेश्चन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो इक्विवेलेंट टू कैश मानी जाती हैं,
जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटी, उनको हम किसी एक्टिविटी के अंदर ट्रीट नहीं करते हैं, उसको हम इसमें लेकर के आते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बिगनिंग ऑफ कैश होगा उसको आप ऐड कर लेंगे, और जो आपका एंडिंग ऑफ कैश वैल्यू होगी, ईयर ऑफ द एंड, ठीक है, उसको आप लेस कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए बिगनिंग ऑफ द ईयर की वैल्यू आपको दी हुई है और एंडिंग ऑफ द ईयर की वैल्यू दी है, तो बिगनिंग ऑफ द ईयर की वैल्यू को आप ऐड करेंगे और एंडिंग ऑफ द ईयर की वैल्यू को आप माइनस करेंगे। अब आपको आंसर कैसे चेक करना है, जब आप दोनों कैश की वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लेते हैं तो आपका आंसर इसके बराबर आना चाहिए, मतलब कि नेट कैश, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर। अगर आपकी कैश बिगनिंग और एंडिंग की माइनस करके आंसर बराबर नहीं आ रहा है तीनों एक्टिविटीज़ को जोड़ने के, इट मीन्स आपने क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी की है। आंसर ज़रूर बराबर में आना चाहिए, आंसर इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दैट योर क्वेश्चन इज राइट। ओके चिल्ड्रन, एक बार इस फॉर्मेट को रिवाइज करिए आप अच्छे से, ठीक है। कल वापस से एक बार हम लोग फॉर्मेट पे जो है ध्यान देंगे आप लोग, उसके बाद में हम लोग कल से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मेट के थ्रू। सबसे पहले आपको फॉर्मेट को अपने सामने रखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग करना है एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तक, उसके बाद आप फॉर्मेट के बिना क्वेश्चन अपने आप लगाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको पहली बात तो फॉर्मेट ध्यान में रहेगा कि हमें कैसे करना है, सेकेंडली आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।